नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ कथाकार वंदना देव शुक्ल की लिखी हुई कहानी क्रमशः। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अंततः काफ़ी भाग दौड़ के बाद अबीर को साउथ टीटी नगर में सरकारी आवास आवंटित हो गया था। घर के पीछे एक आंगन और सामने एक बगीचा था जिसमें मौसमी फल और चांदनी 12 मासी के पौधे लगे हुए थे। 2-3 दिन तो घर की साफ सफाई में ही निकल गए। तब हमारा बेटा रोहित 2 साल का था। भले ही घर सेट हो गया था, लेकिन मन अब भी उष्टा उष्टा सा रहता। नया माहौल, नए चेहरे, सब अजीब से लगते। यद्यपि काफ़ी खुला और हवादार इलाका था वो। सरकारी मकान करीने से बने थे और सड़कें चौड़ी थीं। उस दिन हमारे घर एक दंपत्ति आए। दोनों बेहद सरल, हंसमुख और व्यवहार कुशल थे। सासू जी ने बताया कि ये तिवारी दंपत्ति उनके रिश्तेदार भी हैं और अबीर के बॉस भी। मुझे उनकी पत्नी यानी दीपा भाभी बेहद अच्छी लगी। घरेलू, दुबली पतली, गौरवर्ण, धीमे बोलने वाली। उनको अपनी बात कहने से ज़्यादा सामने वाले की बात सुनने में दिलचस्पी रहती थी। जानती हूँ कि ये गुण आज स्त्रियों में दुर्लभ हैं। अबीर उन्हें सर या मैम नहीं बल्कि भैया भाभी कहते थे। जितने भी बार वो लोग हमारे घर आए, उनके साथ उनके बच्चे नहीं थे। एक दिन जब हम इवनिंग वॉक से वापस लौट रहे थे तो अबीर ने मुझसे कहा, कुछ ऑफिस का डिस्कस करना है भैया से, यहीं पास में है उनका घर, चलो कुछ देर के लिए चलते हैं। हम उनके घर गए तो भैया भाभी बहुत खुश हुए। उन्हें चाय वगैरह देकर दीपा भाभी ने कहा, अनु, हम लोग इस कमरे में बैठते हैं, उन्हें अपना काम करने दो। मैं दीपा भाभी के साथ उनके भव्य बेडरूम में आ गई। वहाँ पहले से एक 7-8 बरस का लड़का बैठा टीवी देख रहा था। नमस्ते आंटी, उसने मुझे देखकर कहा। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, कहकर वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया। ये हमारे छोटे सुपुत्र अंकित हैं, 4th क्लास में आए हैं अभी। दीपा भाभी ने अपनी सदाबहार मुस्कुराहट के साथ कहा। बहुत क्यूट है, मैंने कहा। हम लोग चाय पीते हुए बात करने लगे। तभी दीपा भाभी ने आवाज़ दी, महिमा बेटा देखो, आंटी आई हैं। नई आंटी हैं, तुम नहीं जानती अभी। इतने में एक 9-10 बरस की लड़की फ्रॉक पहनकर दूसरे कमरे में से निकली। हाथ जोड़कर उसने बहुत अदब से नमस्ते किया। नमस्ते बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी, कहकर वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वो बच्ची सामान्य लड़की नहीं थी। उसका सर अजीब सा बेडौल अनुपात में बड़ा और चेहरा विकृत था। रंग गोरा, एक गहरी काया। महिमा बेटा, ये अनु आंटी हैं, वो साउथ टीटी नगर वाले अबीर अंकल हैं ना, उनकी वाइफ। अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जानती हो, ये आंटी भी लिखती हैं। फिर उन्होंने मेरी ओर मुखातिब होते हुए कहा, अनु, महिमा को भी लिखने का बहुत शौक़ है, वो कविताएं लिखती है। वेरी नाइस, मैंने तारीफ़ की कि ज़रा पढ़ाओ भाई हमें अपनी पोएम्स। वो जाकर अपनी डायरी ले आई। उसमें सबसे पहले ही पेज पर अंग्रेजी में एक पंक्ति लिखी थी जिसका अर्थ था महिमा तिवारी, जो हवा है। मैं पढ़कर चौंकी। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, वो भी मुस्कुरा दी। आगे छोटी छोटी कविताएं थीं, जैसे मैं रोज़ रात में जन्मती हूँ और सुबह जब सबके घर का दरवाज़ा उजाला खटखटाता है, मेरी देहरी पर अंधेरे का एक सिरा किसी काले जादू सा छूट जाता है, जो मौत का हमशक्ल है। इस तरह रोज़ किश्तों में जीती हूँ। कविता के नीचे तारीख पड़ी थी, दिनांक 2/8/2001 की महिमा। दूसरी कविता थी, मैं भी जीना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे जीता है कोई पौधा, अपने मुरझाने से संघर्ष करता हुआ, पर मैं जानती हूँ बंजर धरती का भविष्य। इस कविता के नीचे तारीख पड़ी थी 4 अक्टूबर 2002 की महिमा। वाह, कमाल का इमेजिनेशन है महिमा, मैंने तारीफ की। उस वक्त उसके चेहरे पर उगाए भावों को देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे मैं एक विराट दरख्त के नीचे उगा हुआ एक बहुत बौना सा कोई पौधा हूँ। वह चालता आत्मीयता का पर्याय नहीं होती, मैंने उसके व्यवहार से जाना। लौटते समय अबीर ने बताया कि इस बच्ची को भैया भाभी बेहद प्यार करते हैं।
भाभी एक स्कूल में टीचर थीं, लेकिन इस लड़की के कारण ही उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। घर में ही उन्होंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, उसे लाइब्रेरी का मेंबर बनाया। तुम कभी उस बच्ची से बात करना, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। उसके बाद कई दिनों तक उनके घर जाना नहीं हो सका। उस बार दिवाली मिलने हम उनके घर गए। हमारे साथ हमारा बेटा रोहित भी था। वो बहुत उत्साह में था और हमसे आगे आगे चल रहा था। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। भैया भाभी हमें देखकर बेहद खुश हुए, विशेष तौर पर रोहित को देखकर, क्योंकि वो पहली बार ही हमारे साथ वहाँ आया था। कुछ देर भैया भाभी और हम लोग बातें करते रहे। उनका बेटा अंकित कुछ खिलौने लेकर आ गया। अब अंकित और रोहित दोनों खेल रहे थे। तभी कमरे में से पैर घसीट कर आती हुई महिमा दिखी। वो विकृत से अब विभत्स हो गई थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा सामान्य रूप से विकसित हो रहा था और आधे का विकास रुक गया था। अब वो चल भी नहीं पाती थी। जैसे ही मेरे बेटे रोहित की नज़र उस पर पड़ी, कुछ देर वो घबराया सा उसे देखता रहा और फिर डर कर बुरी तरह चीखा और मिठाई का डिब्बा फेंक कर मेरी गोद में आकर छिप गया। सब चुप थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बेटा दीदी है, वो देखो, हेलो करो, मैं रोहित से कह रही थी। मैंने महसूस किया कि रोहित कांप रहा था। अब आप लोग इसे ले जाइए, वो डर रहा है, भैया ने अबीर से कहा। तब तक दीपा भाभी महिमा को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थीं। हम रोहित को लेकर आ गए। महिमा अब चलने फिरने व बोलने से बिल्कुल लाचार हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी में मरीज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, लेकिन मस्तिष्क बिल्कुल सही काम करता है। तिवारी भैया ने एक दिन अबीर को अपना दर्द बताया था कि मैं महिमा को देखकर बहुत नर्वस हो जाता हूँ। फिर दीपा तो माँ है उसकी, पूरा दिन उसी के साथ रहती है। वो महिमा से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अब महिमा 14 बरस की होने वाली है। एक हफ्ते बाद उसका जन्मदिन है। पहले अंकित के दोस्त भी आते थे उसके जन्मदिन में, लेकिन अब वो मना करता है। अब तो कोई आता है तो महिमा बैठे बैठे अपने कमरे की चटकनी अंदर से बंद कर देती है। दीपा भाभी बहुत अकेली हो गई हैं, ये सोचकर अब मैं दीपा भाभी के यहाँ कभी कभी दोपहर में जाने लगी। महिमा अब बिल्कुल सामने नहीं आती थी। मैं और दीपा भाभी बैठक में ही बैठते और बातें करते। भाभी सामान्य रूप से दुनिया भर की बातें करती, टीवी सीरियल्स की, त्योहार और शादी ब्याह की, समाज और देश की। कोई कैसे इतने मानसिक कष्ट सहकर भी इतना सामान्य बना रह सकता है, तब जब वो दुनिया में सबसे अधिक चाहने वाले अपने बच्चे को यूं तिल तिल मरता हुआ देख रहा हो। मैं अक्सर सोचती, मैं महिमा की हालत भाभी के मुंह से सुनकर रात रात भर सो नहीं पाती थी। कितना मीठा बोलने वाली और सभ्य बच्ची, आत्मीयता जिसके व्यवहार से रोशनी की तरह फूटती रहती है। मैं महिमा से मिलना चाहती हूँ। एक दिन मैंने दीपा भाभी से कहा। आओ, उन्होंने कहा। कमरा अंदर से बंद था। महिमा, बेटे दरवाज़ा खोलो, देखो आंटी आई आपसे मिलने। आपके जूस का भी तो टाइम हो रहा है ना बेटा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। महिमा, बेटा बात मान लो, तुम जानती हो मैं किसी को मिलवाने नहीं लाती, लेकिन ये आंटी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी कविताएं भी पढ़ेंगी, खोलो बेटा। कुछ पल की खामोशी के बाद कुंडी खुल गई और जब तक हम पर्दा खोलकर कमरे में जाते वो अपनी उसी मूविंग चेयर पर चेहरे पर दुपट्टा डालकर मुंह फेर कर बैठ गई थी। हेलो महिमा बेटा, हाउ आर यू? उसने सर हिलाया। ठीक हूँ। आओ अनु, यहाँ बैठो तुम। दीपा भाभी ने मुझे बैठने का इशारा किया और कमरे से बाहर चली गई। ये चेहरा क्यों ढक रखा है आपने? पहले दुपट्टा हटाइए अपने चेहरे से, मैंने बहुत प्यार से कहा। उसने धीरे से दुपट्टा हटा लिया और ज़मीन में नज़रें गड़ा लीं। उसकी शक्ल देखकर मुझे भी सिहरन सी हो गई। यौवन, जीवन के सबसे हसीन दिन, जब सपने तितलियों की मानिंद उड़ते फिरते हैं। सैकड़ों इच्छाओं का घर होती है ये उम्र, और उसी उम्र में। आपका बर्थडे आ रहा है ना? मैंने महिमा से कहा। उसने सिर हिलाया। चलो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। मैंने हाथ बढ़ा दिया उसके सामने। वो कुछ देर मेरे बढ़े हुए हाथ को देखती रही। शेक हैंड बेटा, मैंने बहुत प्यार से कहा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ा दिया जो कई जगह से मुड़ा हुआ था।
जिसकी खाल अलगनी पे पड़े हुए गीले कपड़े सी लटक रही थी और उंगलियां ऊबड़ खाबड़ सी थीं, लेकिन उनके उखड़े हुए से नाखूनों में नेल पॉलिश की परत लगी हुई थी। ये नेल पेंट हमारी महिमा को बहुत पसंद है, कहते हुए दीपा भाभी ने शरबत के गिलास की ट्रे हाथ में लिए कमरे में प्रवेश किया। मैंने महिमा की हथेली अपने हाथ में ले ली और उसे चूम लिया। उसने बहुत धीमे से कुछ कहा, शायद थैंक यू। लो खसका शरबत पियो। अरे भाभी आप बैठिए ना, क्यों परेशान हो रही हैं? भाभी हंसने लगी। अरे कितनों महीने बाद महिमा से मिलने कोई आया है, उसके कमरे में उसके साथ बैठा है। क्यों बेटा, अच्छा लगा ना आंटी से मिलकर? उसने सिर हिलाया। मैंने गौर से पूरे कमरे पर निगाह दौड़ाई, जहाँ सारी सुविधाएं मौजूद थीं। एक साफ सुथरा फर्श, उस पर कालीन, 4 कुर्सियाँ, एक टेबल और सामने एक टीवी, एयर कंडीशनर, ड्रेसिंग टेबल जिसमें आईने को छोड़कर सब चीज़ें मौजूद थीं। टेबल पर कुछ किताबें और रजिस्टर वगैरह रखे थे और एक पेन स्टैंड में कुछ पेन पेंसिल। एक ट्रॉफ़ी भी रखी थी वहाँ। अरे वाह, ये ट्रॉफ़ी? मैंने कहा। हाँ, ये हमारी महिमा को मिली थी एक्सीलेंट पोएम की। वेरी नाइस, मैंने प्रशंसा की। कहाँ से मिली? स्कूल से? मैं हतबुद्धि कुछ पल को महिमा का महिमा होना भूल ही गई, लेकिन दीपा भाभी ने मुस्कुराते हुए बात संभाल ली। अरे नहीं, पिछले साल मम्मी पापा की तरफ से मिली थी उसे, है ना? उन्होंने महिमा को देखते हुए कहा। वो मुस्कुराती रही। चलो बेटा अब तुम आराम करो, कहकर मैं कमरे के बाहर आ गई। दीपा भाभी ने बताया, अब महिमा का बोलना लगभग चला गया है। पहले जब बोलना कम हो रहा था तब उसकी उंगलियां लिख पाती थीं, तब वो कुछ लिखती रहती थी, कभी कभी चित्र भी बनाती थी। हमें संतोष था कि वो अपने मन का बोल नहीं तो लिख तो पाती है। फिर धीरे धीरे उसकी लिखावट बिगड़ती गई और फिर पेन पकड़ना भी उसके लिए असंभव हो गया। भाभी ने मुझे उसकी डायरी दिखाई। डायरी अधूरी थी। शुरू की लिखावट धीरे धीरे बिगड़ी हुई थी और आगे शब्दों की जगह आड़ी टेढ़ी लकीरों ने ले ली थी, जो शब्दों से ज़्यादा कह रही थीं। उसके बाद पन्ने कोरे, जैसे धड़कन नापने की मशीन में सांसें क्रमशः डूबती जा रही हों, और फिर वो लहराती नदी सी सांसें अचानक एक सीधी मनहूस लाइन में ख़त्म हो गई हों। पिछले कुछ दिनों से भैया ऑफिस नहीं आ रहे थे। अबीर ने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि महिमा की तबीयत ठीक नहीं। हम लोग शाम को ही महिमा को देखने गए। दीपा भाभी ने अपनी सदाबहार मुस्कुराहट से हमारा स्वागत किया, लेकिन उस दिन वो अपना दुख छिपा नहीं पा रही थी। उनकी मुस्कुराती आंखों के पीछे पीड़ा का अथाह समंदर लहरा रहा था। आओ, उन्होंने कहा। महिमा कैसी है? अबीर ने पूछा। उसे दौरे पड़ रहे हैं, कभी चीखती है, कभी ज़ोर ज़ोर से रोती है। हम दोनों को अपने पास से उठने नहीं देती और कभी बाहर कर देती है और कमरा बंद करवा देती है। अरे, तो डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर ने इसे डीप डिप्रेशन बताया है, जो इसमें काफ़ी कॉमन है। कहते कहते भैया फपक फपक कर रोने लगे। बच्ची की देह मर रही है पर दिमाग जीना चाहता है, वो रोते रोते बोल रहे थे। दीपा भाभी आंखें नीचे किए हताश सी बैठी थीं। हालत अनियंत्रित हो गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी काया जर्जर हो गई थी। उसे नींद का एक इंजेक्शन देना पड़ रहा था, क्योंकि होश रहने पर वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। चीखती थी। डॉक्टर ने बताया कि दवाइयों से वो जिंदा और यथास्थित रह सकती है और डिप्रेशन कम होने की दवाइयाँ देने पर मानसिक स्थिति थोड़ी सामान्य हो सकती है, लेकिन यदि दवाइयाँ देना बंद की तो उसकी जान को खतरा है। 2-1 दिन हम अस्पताल नियम से जाते रहे। अब महिमा पर दवाइयों का असर होने लगा था और उसे दौरे पड़ने कम हो रहे थे। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन बाद घर ले जाने की अनुमति भी दे दी थी। उस दिन अचानक अबीर का फ़ोन आया। अनु, जल्दी से दीपा भाभी के घर पहुँचो, महिमा नहीं रही। मुझे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं भागी दौड़ी दीपा भाभी के घर गई। वो लोग तभी गाड़ी से उतर रहे थे। भैया की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन दीपा भाभी उसी तरह सामान्य थीं। वो चुपचाप घर में घुसी और लोगों के बैठने का इंतज़ाम करने लगी। डॉक्टर हमारी पहचान के ही थे, वो भी साथ ही आए थे। मैं बाहर लॉन में खड़ी उनसे पूछ रही थी कि बच्ची को अचानक क्या हुआ। वो तो ठीक ही थी,
तब उन्होंने जो बताया मैं अचंभित रह गई। उन्होंने बताया कि कल रात करीब 2 बजे महिमा ने दीपा भाभी को अपने पास बुलवाया और इशारे से कहा कि वो अब ये दवाइयाँ लेना नहीं चाहती। दीपा भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की, दिलासा भी दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम घूमने चलेंगे, लाइब्रेरी से और किताबें लाएंगे। लेकिन महिमा की आंखें बस डबडबा गईं। इसमें शक्ति नहीं रह गई थी कुछ कहने की। उसने आंखें बंद कर लीं। भाभी ने नर्स को बुलाया और दवाइयाँ बंद करने के लिए कहा। नर्स ने मुझे फ़ोन किया। मैंने मिसेस दीपा को समझाया कि दवाई न लेने पर वो जिंदा नहीं बचेगी। तब उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि वो जिंदा रहे। उन्होंने आज तक बेटी की इच्छा का अनादर नहीं किया, आज भी। और उन्होंने दवाइयाँ खिड़की से फेंक दी। सुबह होते होते महिमा ने प्राण त्याग दिए। अभी आप सुन रहे थे एक मजबूर माँ की बेहद हृदय स्पर्शी कहानी क्रमशः, जिसे लिखा था वरिष्ठ कथाकार वंदना देव शुक्ल जी ने। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। अगर आप हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। हिंदी साहित्य के प्रत्येक पीढ़ी के लेखकों की रचनाएं आपको सुनने को मिलेंगी।